Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics book 6 और आज हम कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 4 रेशो से रिलेटेड। इसके अर्लियर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमारे पास दो रेशोज हैं और दो रेशोज के बीच में जब इक्वल्स टू का साइन होता है तो इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंट रेशोज हैं। और इक्विवेलेंट रेशोज आर जस्ट लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हम कई दफा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। लाइक मेरे पास है 2/4 और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट वुड बी 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ये दोनों इक्विवेलेंट जो है वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब अगर इसमें से एक पार्ट भी मिसिंग हो तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मुझे मेरे पास 2 ना हो तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वी विल बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसको हम देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम 2 से 4 के दरमियान में हम देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 का रिलेशन है। तो सिंपली हम यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि द वैल्यू वुड बी 2 ओवर हेयर। ठीक है, तो जस्ट लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वी हैव इक्विवेलेंट रेशोज। जैसे हमारे पास यहाँ पर है A/400 इज इक्वल्स टू 6/25। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो रेशोज हैं उनकी वैल्यू सेम होगी। तो वी कैन राइट इट डाउन एज A/400 इज इक्वल्स टू 6/25। राइट, ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा कि वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन विच इज A ओवर हेयर। ठीक है, A की वैल्यू हम इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट रेशोज। ठीक है, तो ये इसका एसेंस यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कैसे इजीली फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है कि अगर हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, अगर हम इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 400 को मूव करेंगे, हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें A के साथ जो वैल्यूज हैं उसको रिमूव करना है। जो राइट हैंड साइड पर ऑलरेडी मौजूद है हमने उसको कुछ भी टच नहीं करना। तो वी विल राइट इट एज A इज इक्वल्स टू 6/25 एज इट इज। सिर्फ हम यहाँ पर जो 400 है उसको दूसरी साइड पर मूव करेंगे एंड इट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 400। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर A लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला है, अलोन है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। तो हम जब 6/25 मल्टीप्लाई बाय 400 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें बच्चों तो 25 और 400 सिंप्लीफाई हो सकते हैं। विल सिंप्लीफाई इट। तो 5 5s are 25, 5 8s are 40 and 0s are 0. Then again we can simplify it with 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 is remainder, 3 0 30, then 5 6 are 30, so we are left with 16. So we can multiply 6 with 16 and we will get 6 16s are 96. So this would be the final answer. अब यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पर इसको A की जगह पर 96 रखें तो हमारे पास ये रेशोज क्या बनेंगे? 96/400 is equals to 6/25. We'll transform it into fractions. 96/400 is equals to 6/25. Now we can see that we cannot simplify 6/25, but we can simplify 96/400. हम इसको simplify करते हैं तो 4 into 100 is equals to 400 and then 4 into 90 4 2s are 8 and then 1 बचा, 1 के साथ 16 हो गया एंड 4 4s are 16। ठीक है, तो वी गॉट 24। फिर हम मजीद इसको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 into 25 are 100 and 4 6 are 24। Now we cannot simplify it further and you can see we have got 6 as a numerator and 25 as the denominator, which is the same as this one 6/25। तो आप देख सकते हैं कि 96/400 को सिंप्लीफाई करके 6/25 आंसर आता है। इट मीन्स वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने इसको इसी तरह से सॉल्व करना। नाउ वी विल do part B the same way we have done part A। ठीक है,
अब यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट रेशोज हैं। 4 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 रेशो 3b। और अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने फाइंड आउट करनी है 3b से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए जब भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो होगा जहां पर आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग इक्विवेलेंट रेशोस, ठीक है, ये याद रखो। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन यूजिंग इक्विवेलेंट रेशोज। तो आपने उसको फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफॉर्म करना है इनटू फ्रैक्शंस। तो 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे एंड 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। इट वुड बी 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3b, ठीक है। ऐसा किया हमने। उसके बाद फिर हमारे पास वही सेम स्टेप कि हमने क्योंकि b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि b हमारे पास किस प्लेस पर है। अर्लियर हमारे पास b यहां पर था 16 के ऊपर, तो हमने क्या किया था, 9 को हमने रिमूव किया था, दूसरी साइड पर सेंड कर दिया था। अब हमारे पास जो b है वो डिनोमिनेटर में है और राइट हैंड साइड पर है। तो अब हमें यहाँ पर ऑल टुगेदर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, we'll repeat the process. We'll keep 16 and 8 on their places. Will not move 16 and 8 because they are numerators. We will only shift 3b from right hand side to the left hand side. तो आप देख सकते हो 16 मल्टीप्लाई बाय 3b करेंगे हम। यहाँ पर हम 8 मल्टीप्लाई बाय 3b नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि हम यहाँ पर ये भी नहीं कर सकते कि हम डिनोमिनेटर्स के अंदर जो है वो ले जाएं, ठीक है। और दूसरी साइड पर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करनी है ताकि b हमारे पास एक साइड पर अलोन हो और हमारे पास बाकी सारे नंबर्स दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाए। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 48। b इज इक्वल्स टू 8 9 जार 72। अब हम क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको हमने यहां से रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा एंड इट वुड बी b इज इक्वल्स टू 72 अपॉन 48, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिस नंबर से आपका दिल चाहे सिंप्लीफाई करें। अगर आप छोटा नंबर लेते हैं जैसे कि हमने अर्लियर क्वेश्चन में देखा था 5 से सिंप्लीफाई किया था तो दोबारा 5 से सिंप्लीफाई किया था। अगर ग्रेटर नंबर लेते हो तो एक ही दफा में सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर 12 का टेबल याद है तो यू कैन सिंप्लीफाई इट विद 12। 12 4 आर 48 एंड 12 6 आर 72। फर्दर वी कैन सिंप्लीफाई इट विद 2। तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, दो स्टेप्स में सिंप्लीफाई हो गया एंड वी विल गेट b is equals to 3/2 and this would be the final answer, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहां पर आप अपनी सिंप्लीफिकेशन और इजी कर सकते थे। हमारे पास था 16 मल्टीप्लाई बाय 3b इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9। Instead of multiplying 16 by 3 over here, all we can do is we can shift it as it is on the other side. B would remain here and 8 into 9 would remain on their places. 16 multiply by 3 multiply by b था वहां पर, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको 16 multiply by b नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। इसको करने से क्या फायदा होगा, वी कैन सिंप्लीफाई देम एज इट इज। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 8 1s are 8, 8 2s are 16। What are we left with? सिंपल, b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3/2। अच्छा, अब फ्रैक्शन होता था तो फ्रैक्शन के अंदर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो और ना चाहो तो नहीं भी कर सकते। p की वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई, ठीक है। Okay, now we have got a word problem. Question number 5. Let's read it out. A certain amount of money is shared between Wasim and Ken in the ratio 5:9. If Wasim gets $44 less than Ken, find the total amount of money that is shared between the two boys. अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, इसके अंदर बेसिकली आपको थोड़ा सा ट्रिक किया है, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं
और जो हमारे पास रेशोज होते हैं दे आर बेसिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर अगर वसीम और केन के बिल फर्ज, हमें रेशो गिवन है ना यहाँ पर 5:9, 5 इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वसीम एंड 9 फॉर कैन। ठीक है, ये हमारे पास रेशो है 5:9। तो इनके जो एक्चुअल अमाउंट्स होंगे ना, एक सर्टेन अमाउंट है जो वसीम और कैन ने शेयर किया है, और किस रेशो में शेयर किया है, 5:9। ठीक है, कुछ डॉलर शेयर किए। बेसिकली उन्होंने $5 और $9 शेयर नहीं किए, लेकिन जो इनके बीच में रेशो बन रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो 5:9 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो एक्चुअली अमाउंट शेयर किया होगा वो सेम जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई करके किया होगा। लेट से अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 5 4 20, 9 4 36। सिमिलरली अगर हम इनका एक्चुअल अमाउंट मालूम करना है तो इनका जो एक्चुअल अमाउंट है वो इस तरह से भी हो सकता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 5 5 25, 5 एंड 9 5 45। ठीक है, तो हो सकता है इनके एक्चुअल अमाउंट 25 रेशो $45 हो सकता है इनका जो एक्चुअल अमाउंट है वो $20 रेशो 36 हो सकता है कि वो हमारे पास 5 × 6 और 9 × 6, तो 5 6 30 एंड 9 6 54, ये हो। ठीक है, बट जो भी होगा उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास अल्टीमेटली आंसर 5:9 आएगा। देख लीजिए, रिवर्स वर्किंग करके देख लेते हैं कि 20/36 को सिंप्लीफाई करते हैं तब भी हमारे पास आंसर 5:9 आता है। कैसे? 4 5 are 20, 4 9 are 36, यू सी, 5/9। इसी तरह से 25/45 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 5 are 25, 5 9 are 45। सिमिलरली 30/54 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 5 are 30, 6 9 are 54। इन ईच ऑफ द केस यू कैन सी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग 5/9, दैट इज 5:9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट्स होते हैं और जो रेशोज होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंट रेशोज का होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 20:36 इज इक्वल्स टू 5:9। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं 25:45 इज इक्वल्स टू 5:9। ठीक है, ये आपको बिल्ड करना है इस तरह से अपना कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ये जो एक्चुअल अमाउंट्स हैं और जो रेशोज हैं इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा किसका होता है, इक्विवेलेंट रेशोज का होता है। ठीक है, अच्छा, मजे की बात यह है कि जब हम इनको प्लस करेंगे तो इनका जो आंसर आता है वो भी इनके टोटल के साथ इसी सेम प्रोपोर्शन में होगा। कैसे, क्या मतलब इस बात का, तो इस बात को भी समझ लेते हैं कि यहां पर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 5 + 9 करती हूं, आई विल गेट 13, राइट। इसका मतलब है कि मैं 20 + 36 करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी 13 को, यहां पर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इनका जो टोटल होगा उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके इनका टोटल आ जाएगा। 13 4 और जो 20 + 36 आता है आंसर 56, वो सेम होगा। यानी 20 + 36 का जो आंसर आएगा वही आंसर इनके जो रेशोज का टोटल होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा। और इसी तरह से बच्चों एक और मजे की बात कि आप 9 - 4 करते हैं तो आपके पास आंसर 4 आता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 16। ये वही आंसर होगा जो 36 को 20 से माइनस करके आंसर आएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका सम होता है रेशोज का वही जो इनका जो एक्चुअल अमाउंट्स का सम होता है उनके बीच में भी सेम वही रिलेशन होता है जो इनके जो मतलब वही प्रोपोर्शन होता है जो इनके एक्चुअल अमाउंट और इनके रेशोज में प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर इसका भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम दूसरा अमाउंट उठाएं 25:45। ठीक है, और इसके बीच में हम अगर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेशन है, 5:9 का मल्टीप्लाई बाय 5 या डिवाइडेड बाय 5 का। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है ना। अब जरा हम इनका सम करते हैं और इनके रेशोज को, तो 5 + 9 तो सेम है हमारे पास, दैट इज 13। तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो वही आंसर आना चाहिए जो 25 + 45 का होता है।
चेक कर सकते हैं आप। 13 फाइव्स आर, सॉरी इट्स 14। ठीक है, 14 फाइव्स आर 9 प्लस 5 14 होता है, 14 फाइव्स आर 70, और इन दोनों को प्लस करोगे 25 और 75 को, तब भी आंसर आपके पास 70 आएगा। इसी तरह से अगर आप 9 माइनस 5 करते हैं तो आंसर 4 आता है। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 20। तो ये वही आंसर होगा जब आप 45 को 20 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तब भी आपके पास आंसर 20 आएगा। ठीक है, तो हमने यहां से क्या बात सीखी कि हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट्स होते हैं और जो रेशोज होते हैं, उनके बीच में जो प्रोपोर्शन होता है, हमारे पास जो रिलेशन होता है, वही सेम रिलेशन उन दोनों के सम और डिफरेंस का होता है। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन वसीम एंड कैन इन द रेशो 5:9। अब ये देखिए बच्चों, वसीम है, ये कैन है, ठीक है, इनके बीच में जो रेशो है दैट इज ऑफ 5:9। तो इनका जो सम होगा उसका रेशो क्या होगा, 5 + 9 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कहीं पर 14 का रिलेशन ऑलरेडी बिल्ट हुआ हुआ है, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर आना चाहिए। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखना है कि हमें इन्होंने जो एक्चुअल अमाउंट बताया है वो वसीम का यूनिट बताया है, कैन का यूनिट बताया है, इनके सम का यूनिट बताया है, या डिफरेंस का यूनिट बताया है। कोई ना कोई एक अमाउंट इन्होंने हमें बताई होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो हम यहां से चेक करते हैं पहले। अब हमसे कह रहे हैं इफ वसीम गेट्स $44 लेस देन कैन, यानी वसीम के पास जो पैसे हैं हमें नहीं पता, कैन के पास जो पैसे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बता रहे हैं कि वसीम के पास जो पैसे हैं वो कैन से $44 कम है। यानी कैन के पास $44 ज्यादा है और वसीम के पास $44 कम है। तो ये जो लेस देन और ग्रेटर देन की बात होती है बच्चों, ये बेसिकली आपको डिफरेंस बताया जा रहा होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, वो हमें बता रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इनका एक्चुअल डिफरेंस है वो हमारे पास $44 है। ठीक है, तो यहां से हम अपना रिलेशन बिल्ड करेंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज। टोटल अमाउंट यानी हमने ये फाइंड आउट करना है इनके सम, कि इन दोनों का जो अमाउंट टोटल है वो कितना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, गौर से देखो, यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट्स का है और जो एक्चुअल अमाउंट है वो 44 का है। तो इसका मतलब है इसमें रिलेशन कितने का है, मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहां पर भी हम 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर हम 9 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें सारे अमाउंट्स पता चल जाएंगे कि वसीम ने एक्चुअली कितना अमाउंट लिया था। ठीक है, कैन का एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी कितना है और इन दोनों का अमाउंट प्लस करके कितना आ रहा है। तो 5 11s are $55, इसका मतलब है वसीम ने $55 लिए हैं। कैन 9 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज $99। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि 14 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों याद रखो, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास एक्चुअल नंबर है ना, इसको थोड़ा गैप से लिखो और इन दोनों को प्लस करके इसके बीच में आंसर लिख दो। तो आपके पास 1 + 4 5 होता है ना, आंसर 154 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो कि 14 मल्टीप्लाई बाय 11 भी 154 होता है और 55 को 99 से प्लस करोगे तब भी आंसर 154 आता है। इससे हमें क्या पता चला कि इफ वसीम हैज गॉट $44 लेस देन कैन, और माइनस करके भी चेक कर लो, 99 - 55 करोगे तब भी आपके पास आंसर 44 आएगा। कैसा मजे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बिल्ड किया। क्या चीज हमने डिस्कस की कि जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स इन रेशियो होता है उसका, उनके सम का, उनके डिफरेंस का, जो उनके एक्चुअल अमाउंट के साथ रिलेशन है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वसीम के नंबर ऑफ यूनिट्स 5 है तो कैन के नंबर ऑफ यूनिट्स 9 होंगे और इनके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 14 होंगे और इनके जो डिफरेंस इन यूनिट्स है वो 4 होगा। ठीक है, ये अमाउंट्स हमने खुद कैलकुलेट किए थे।
ठीक है। उसके बाद फिर हमें इन्होंने क्या क्या बताया हुआ था कि सिर्फ वसीम के नंबर ऑफ यूनिट्स 5 हैं और कैन के नंबर ऑफ यूनिट्स 9 है। और दूसरा इन्होंने हमें ये बताया था कि इनका जो दरमियान में एक्चुअल डिफरेंस है वो $44 का है। तो हमने वहां से बिल्ड किया कि अगर इन दोनों के नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट है तो उनका डिफरेंस हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 9 - 5 करके। ठीक है। और वहां से फिर हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसकी वर्किंग्स कैसे करनी है वो अब आप देख लो। यहाँ पर गिवन दैट रेशियो ऑफ वसीम एंड कैन, वसीम और कैन का रेशियो आपको बताया था, तो आपने उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। ठीक है। इस गिवन उसमें से आप इनका सम भी कैलकुलेट कर सकते हो और डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये बात याद रखना कि जो रिलेशन बिल्ड होता है इनके सम ऑफ रेशियोज और डिफरेंस का, वो उसी प्रोपोर्शन में होता है जिसमें इनका रेशियोज गिवन होते हैं। ठीक है। यानी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशियोज को भी, जो रेशियोज के नंबर्स होते हैं, और जो इनका सम होता है, जो इनका डिफरेंस होता है, सबको सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये पता, और दूसरी बात हमें यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ था कि द डिफरेंस इन देयर एक्चुअल अमाउंट, कैन और वसीम ने जो अमाउंट्स शेयर किए हैं उसमें $44 का डिफरेंस है। यानी कि जो इनका रेशोज में डिफरेंस है वो 4 यूनिट्स का है और जो एक्चुअल अमाउंट है वो $44 है। तो यहां से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका मतलब है कि जो 4 यूनिट्स हैं ये बराबर है $44 के। तो 1 यूनिट वुड बी 44 डिवाइडेड बाय 4 विच इज $11। और 14 यूनिट्स जो कि इन दोनों का सम है 9 + 5, तो वो 14 यूनिट्स बराबर होंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 11, दैट इज $154 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें हमसे सिंपल यहाँ पर इन्होंने हमें तीन क्वांटिटीज बताई हैं, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। तीन नंबर्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। इनके इक्विवेलेंट है 75 रेशो 120 रेशो 132। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 75, बी इज इक्वल टू 120, C इज इक्वल्स टू 130। यहां से हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू 75, B इज इक्वल्स टू 120, C इज इक्वल्स टू 132। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपको A रेशो B रेशो C को। सबसे पहले हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं A रेशो B रेशो C को, तो कैसे करेंगे बच्चों? तीन रेशोज को जब भी आपने सिंप्लीफाई करना होगा तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि आप यहाँ पर HCF फाइंड आउट कर लो। ठीक है। और HCF फाइंड आउट करने के लिए या तो आप तीनों का HCF अलग अलग फाइंड आउट कर लो। ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 75 का भी आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, 120 का भी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद 132 का भी फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने से हमें क्या फायदा होगा ये देख लेते हैं। ठीक है। अब ये इनमें से दो नंबर्स इवन है, एक नंबर ऑड है। 75 को हम 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से कर लेते हैं। 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 1 5। 75 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने एक कॉमन फैक्टर ढूंढना है कि जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सकें। अगर कोई ऐसा फैक्टर मिलता है तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है। 2 से करें तो 2 60 जार, 2 30 जार, 2 15 जार, 3 5 जार एंड 5 1 जार। अब मजे की बात यह है कि इसमें से हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं जो इनमें कॉमन है। कौन कौन से? एक 3 है और दूसरा 5 है। लेट्स सी कि हमारे पास लास्ट जो नंबर है उसमें भी ये दो फैक्टर्स हमें कॉमन मिलते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, 132 है। 132 तो सिर्फ हमें नजर आ रहा है कि 3 से हो सकता है, जा सकता है, लेकिन 5 से तो नहीं जा सकता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको पहले करेंगे 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 इंटू 33। चले जी, 3 तो हमें मिल गया कॉमन फैक्टर, लेकिन 5 सिर्फ 175 और 120 का है, इन दोनों का इसका नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 3। इसका मतलब है कि हम इन तीनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से। तो तीनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 से। 3 के टेबल में 75 कब आता है? 3 25 जार 75, 3 4 जार 12, 0 जार 0, 3 4 जार 12 और 3 4 जार 12। तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी आ सकता है 25 रेशो 40 रेशो 44। यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर। वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री।
कोई भी मजीद कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है इनका। अगर हमारे पास 5 भी कॉमन फैक्टर होता, फॉर एग्जाम्पल 25, 40 और 45 आंसर आ रहा होता, तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते 5 से। बट सिंस अब हमारे पास 25, 40 और 44 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी नया रूल नहीं है, जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर HCF और LCM पढ़ा था, उसका यहाँ पर आपको जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद है B/A। तो B/A कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? B की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 120 और A की वैल्यू हमारे पास है 75। तो आप यहाँ पर देख चुके हो कि हम ऑलरेडी इनको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, किससे? 3 से। तो हमारे पास यहाँ पर 40/25 तो ऑलरेडी आ चुका है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जी हाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ए और बी 75 और 120 है, हमने यहाँ पर चेक किया था कि इनमें हमारे पास मजीद कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अगर सिर्फ ये दो नंबर्स को हमने आपस में सिंप्लीफाई करना हो, तो हम इसको मजीद एक 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में 5 एक और कॉमन फैक्टर है। 132 के साथ 5 नहीं था, लेकिन इन दोनों के आपस में 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो हम इसको मजीद 5 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 5 से सिंप्लीफाई करें, 5 8s are 40 एंड 5 5s are 25, सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, और इसी तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है B/C को। तो B/C को हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं तीनों को। वी हैव गॉट 40/44। ठीक है, आप पहले 120/132 लिखोगे, अल्टीमेटली आंसर 40/44 आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर B और C के अंदर भी कोई और कॉमन फैक्टर था। तो आप यहाँ पर देखो, B और C के अंदर हमारे पास दो 2s हैं जो कॉमन है, तो हम इनको मजीद, इसका मतलब है 4 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जितने कॉमन फैक्टर्स होंगे दो नंबर्स के बीच में, आप उसको उतना सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको अगर यहाँ पे 4 से सिंप्लीफाई करें, 4 10s are 40, 4 11s are 44, दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करके A/B/C को आंसर क्या आया? 25/40/44। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन क्वांटिटीज हैं रेशो में, तो अगर आप तीनों का रेशो निकालते हैं तो वो डिफरेंट आएगा, और अगर उसके अलावा आप दो दो का अलग अलग निकालते हैं तो वो आपके पास डिफरेंट आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वही क्वांटिटीज आए, क्योंकि कोई से भी दो नंबर्स के अंदर मजीद आपके पास कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस वुड बी 8/5 एंड दिस वुड बी 10/11। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रेशोज की क्वांटिटीज है वो चेंज होती जा रही है। अब ये ऐसा आपको यहाँ पर क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आगे आपके पास इंटरमीडिएट लेवल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपको ये वाली जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।